में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। एक तरफ तो सियासत में इस वक्त 5 राज्यों की चुनावी नतीजों का जिक्र है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूपी की सियासत का पारा हाई हो चुका है। 2027 के यूपी चुनाव में भले ही अभी वक्त बचा हो, लेकिन जुबानी हमले अभी से तेज हो गए हैं और इस जंग की शुरुआत पूर्वांचल से हुई है। इसको शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि ओपी राजभर है। आज अगर हम अपनी बात कहें, अखिलेश जी, सच हमेशा कड़वा होता है। जब आपकी सरकार थी तब भी गरीब यादव गरीब ही थे और आज भी बड़ी संख्या में वही हाल है। बहुजन और गैर यादव पिछड़ा समाज को इतिहास पढ़ाने से पहले यह समझ लीजिए कि यादवों का इतिहास ही बहुजन समाज का इतिहास नहीं है। शायद आपको खुद अपने इतिहास के 10 आदमी, 10 असली क्रांतिकारियों के नाम गिनाने में भी कठिनाई हो जाएगी। सपा पर राजभर के आरोप लगाने के बाद अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी राजभर को निशाने पर ले लिया और पीडीए की हवा चली तो जमानत जब्त होगी उनकी। ओम प्रकाश राजभर पर एनबीडब्ल्यू लागू हुआ था। उनके हर सवाल का जवाब महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राज। और पीडीए की हवा चली तो जमानत जब्त होगी उनकी। ओम प्रकाश राजभर पर एनबीडब्ल्यू लागू हुआ था। उनके हर सवाल का जवाब महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राज। तो देखिए, राजभर के निशाने पर अखिलेश और तमाम सवाल भी देखिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, गैर ओबीसी को हक कब मिलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा। तुम हमसे दंगे करवाओ, लड़वाओ और ओबीसी का नारा दो। इतिहास में तुम्हारा नाम नहीं, तुमने विदेशी ताकतों से संघर्ष नहीं किया। मुगल सेना में सिपाही बनकर मारा, फिर अंग्रेज सिपाही बन मारा। अब आपस में लड़ाकर राजनीतिक रूप से मारते हो। तो राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर है और देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। अखिलेश जी, गैर ओबीसी को हक आखिर कब मिलेगा? वहीं यूपी में ओबीसी वोट बैंक को लेकर पहली बार जंग नहीं छिड़ी है। दरअसल यूपी में ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि राजभर अब ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में ओबीसी वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द ही राजभर समेत कई छोटी पार्टियों की राजनीति फलती फूलती है। इंडिया सुपरफास्ट से खास बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये बोला कि पिछड़ा वर्ग अब दरी बिछाने और उनकी लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा। एक बार जला किसी मुस्लिम महिला को भी तो बना दो, मुस्लिम पुरुष को भी तो बना दो। ऐलान तो करो, बने ना बने ऐलान करो कि पीडीए में है इस बार मुसलमान का बेटा या बेटी बनेगा, या पिछड़ा का बेटा बनेगा या बेटी बनेगी, या दलित का बेटा और बेटी बनेगी। वोट देगा सब, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। अब ये दरी नहीं बिछाएगा, अब इनके इशारे पर दंगा करने नहीं जाएगा, अपनी जान गंवाने नहीं जाएगा। अब ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की लड़ाई लड़ेगा, अपनी बेहतरी के लिए लड़ेगा। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। राजभर के बयानों का सपा भी खूब पलटवार कर रही है। सपा ने भी ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रंग बदलने में गिरगिट को भी शर्मसार करने वाले ओपी राजभर और जनता ने बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया, उसके बावजूद भी उप मुख्यमंत्री बनने वाले स्टूल मिनिस्टर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जाति को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि यादव क्या किया, यादव का आप इतिहास बता दिए। तो इनको पहली बात तो ये जान लेना चाहिए, जब भाजपा की सरकार के साथ में ओपी राजभर हैं और वो आदिवासियों से पूछे बिना ही आदिवासियों की जमीन को एक्वायर किए चले जा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, बेचारे शव प्रोटेस्ट कर रहे हैं आदिवासी। तो ये ओपी राजभर हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, भाजपा वाले क्या बताएंगे? ना तो ये शहीदों का सम्मान करते हैं, ना शहीदों का सम्मान कर सकते हैं। देखिए, मैं मंगरू चाचा ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूं कि आप यादव समाज की चिंता छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। यादव समाज वो समाज है जिसके घर पे एक रोटी अगर होगी तो वो आधी रोटी पहले सामने वाले को देकर, उसको खिलाकर, उसके बाद अपने घर के, अपने परिवार के बारे में सोचता है। चाहे हम बॉर्डर हो और या इतिहास जो राजा महाराजाओं का रहा हो, तब आप पढ़ लेना कि यादव समाज ने हमेशा
रक्षक रहा है और रक्षक ही रहेगा। लखनऊ में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियों की जानकारी दी गई है। इस संबंध में जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है और ये कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 7 मई से 21 मई तक मकानों का सूचीकरण किया जाएगा और दूसरे चरण में 22 मई से 20 जून तक मकानों की विस्तृत जनगणना की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है। राज्य के सभी जिलों में जनगणना से जुड़ा प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों के मुताबिक प्रक्रिया पारदर्शिता और तकनीक के नए मानकों के साथ आगे बढ़ेगी। पूरी जनगणना में आधुनिक डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनगणना निदेशक शीतल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो जनगणना होनी है वो किस तरह से होगी, उसमें टेक्निक का कैसा इस्तेमाल होगा, कब से जनगणना शुरू होगी, कितने चरणों में होगी। मैं बताना चाहूंगी, जब भी देश में जनगणना होती है वो 2 चरणों में होती है। 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड लेवल डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और इस प्रथम चरण को हम लोग हिंदी में कहते हैं मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और इंग्लिश में उसको कहते हैं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, जिसमें हम प्रत्येक घर पर जाते हैं और घर से हमारा अर्थ है परिवार। यदि एक अपार्टमेंट में 2 परिवार रह रहे हैं, एक ओनर का और एक वर्कर का, और दोनों अलग अलग किचन से खाना खा रहे हैं, तो वो 2 जनगणना परिवार हैं, दोनों का डेटा, गृहस्थ का डेटा अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट होता है गृहस्थ लेवल डेटा। सेकंड हमारा जो फेज होता है वो फरवरी 2027 में होगा, दैट इज इंडिविजुअल लेवल डेटा, कि प्रत्येक व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। कास्ट, रिलीजन, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो फेज 2 में आते हैं। प्रथम स्तर पे जब हम प्रथम फेज की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून के मध्य निर्धारित है, उसमें हम घर की परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं। आपकी जमीन के, आपकी छत कैसी है, आपका फर्श कैसा है, आपकी दीवार कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, पानी की निकासी, शौचालय, पानी की उपलब्धता, अन्न की उपलब्धता, गैस की उपलब्धता, तो ये अन्य इस प्रकार के प्रश्नों पर पहले फेज में बात की जाती है। सेकंड फेज में हम इंडिविजुअल लेवल डेटा कलेक्ट करेंगे। मैम, लोग अपने से भी कैसे स्व जनगणना का जो सिस्टम इस बार है वो कैसे होगा? मैं अवगत कराना चाहूंगी, 22 मई से 20 जून हम घर घर जाएंगे। उससे पहले 15 दिन की एक विंडो है हमारे आम नागरिकों के पास कि वो अपना इंडिविजुअल लेवल रिकॉर्डिंग कर सकें। आप घर से बैठकर अपना डेटा भर सकते हैं। आपको पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही इजी पोर्टल है। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और जब प्रगणक आपके घर आएगा, आपके पास ये भी सुविधा उपलब्ध है कि आपने स्वगणना में यदि आपसे गलती हो गई है तो आप उसको संशोधन के लिए कह दें। अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो प्रगणक आपका फ्रेश डेटा रिकॉर्ड कर लेगा और आप प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि आपने जो भरा है वो एकदम ठीक है और उसको फ्रीज कर दे। मैम, जाति जनगणना की बड़ी चर्चा है, वो कब होगा? जातिगत जनगणना एक इंडिविजुअल लेवल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक घर में अलग अलग जाति के भी लोग हो सकते हैं। तो जातिगत जनगणना फेज 2 कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो वो फरवरी 2027 में होगी। उसकी जो भी नीति निर्धारण होगी वो तत्समय हम आपके साथ साझा करेंगे। मैम, जो इस जनगणना में सवाल पूछे जाएंगे तो वो जनता का जो लोगों का जानकारी रहेगी वो कितनी सुरक्षित रहेगी, उसके लिए लेकर लोगों में भ्रम रहता है, उसके लिए जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अवगत कराना चाहूंगी कि जो जनगणना का प्रश्नावली एक बार भर जाती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे कोई नहीं देख सकता है। तो आप बेसंकोच कोई भी अपनी गोपनीय बात बता सकते हैं। ऐसा कोई गोपनीय प्रश्न भी नहीं है। हम लोग पूछते हैं शौचालय और घर और इन सब के बारे में, लोगों को इसमें भी शायद थोड़ी एप्रीहेंशन होती है विलेजेस में। जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं होता है। आपके साथ जो जनगणना रिलीज करती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है, वो कभी इंडिविजुअल डेटा नहीं होता है। इंडिविजुअल डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी प्रत्येक स्तर पे सुनिश्चित की जाती है और वो डेटा किसी को भी विजिबल नहीं होता है। हम पब्लिक से क्या अपील करेंगे कि जो लोग जाते हैं तो उनको, जो जनगणना कर्मी उनके घर जाएंगे तो वो उनके साथ किस तरह से जानकारी साझा करें, क्या भरोसा देंगे? मैं आम नागरिकों से ये अपील करना चाहूंगी कि 22 मई से 20 जून के मध्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में हमारे प्रगणक आपके घर आएंगे और वो प्रगणक बहुत विषमताओं की स्थिति में ये ड्यूटी कर रहे हैं। हमें पता है हीट वेव है, हमें पता है बहुत सारी अन्य विषमताएं हैं। वो ये आपके पास आते हैं इस आशा से कि आप उनको एकदम सही जवाब देंगे और अपना डेटा रिकॉर्ड कराएंगे, जनगणना में सहभागिता करेंगे। तो अनुरोध यही है कि उनके साथ थोड़ा सहयोग करें, उनको यदि संभव हो तो पानी भी उपलब्ध करा दें, क्योंकि ऐसी स्थिति है, और अपनी जो भी जानकारी दें वो एकदम सच रूप से दें।
तो ये जनगणना निदेशक थी जिन्होंने बताया कि जो जनगणना का कार्य है वो होगा और लोग जो जनगणना कर्मी जब जनता के घर जाएं तो जनता से उन्होंने अपील की कि वो उनको जानकारी दें जिससे कि जनगणना का जो ये महाअभियान है वो पूरा हो सके। मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। और ऐसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, जनगणना को लेकर क्या कुछ जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो जनगणना का कार्य है ये अब 7 मई से शुरू हो जाएगा और 7 मई से 21 मई तक लोग अपने से खुद से फॉर्म को भरकर इस कार्य में शामिल हो सकते हैं। जो लोगों की जानकारी है उन्हें जो जनगणना की वेबसाइट है उस पर जाकर उन्हें उसको भरना होगा और उसके बाद जब इसका 22 मई से शुरुआत होगी, जिसमें जो जनगणना के कर्मचारी हैं वो लोगों के घरों तक जाएंगे और घर घर जाकर वो जो ये जानकारी मतलब जो घरों पे जाएंगे वो पहले तो लोगों की जनगणना करेंगे, अपने से मैनुअल तरीके से प्रशिक्षित कर्मचारी है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ इस दौरान वो जो लोग ऑनलाइन भर देंगे, स्वगणना जो जिसको कहा जा रहा है, ये लोग जो ऑनलाइन भरेंगे जानकारी, वो कर्मचारी 22 मई से करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही जो जनगणना के कर्मचारी हैं वो जब लोगों के घरों पर जाएंगे तो वहाँ पर 34 अलग अलग सवाल हैं जो उनके घर से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हैं उसको हासिल करेंगे। और जो जनगणना निदेशक हैं उन्होंने जनता से अपील की है, अपील की है कि वो जल्दी मतलब जब भी उनके पास लोग जाएं तो उनसे पूरी जानकारी दें, उनका सहयोग करें, जिससे कि जनगणना के जो महाअभियान है वो पूरा हो सके। और जी बिल्कुल मनीष, देखिए देखा गया किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है इसे लेकर और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो जनगणना निदेशक हैं, जो मुख्य प्रधान हैं जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई जो महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं जनगणना को लेकर वो साझा किए हैं। लेकिन मनीष, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ जो अपडेट है वो मिल पा रही है इस वक्त जनगणना 2027 को लेकर? कितने चरणों में ये जनगणना होगी और तैयारियां इस वक्त कैसी देखी जा रही है? देखिए, जो जनगणना की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और 2 चरणों में जनगणना होगी। जो पहला चरण होगा उसमें मकान सूचीकरण किया जाएगा। तो जनगणना कर्मचारी हैं वो लोगों के घरों पे जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, उनका जो एरिया बटा हुआ है कर्मचारियों का वो उसमें जो भी मकान है उनके लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो चरण चालू होगा उसमें वो घरों के अंदर रहने वाले लोगों से जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। और आपको बता दें कि जनगणना के कर्मचारी हैं, जितने भी जनगणना के कर्मचारी हैं उनको ट्रेन किया जा चुका, उनको ट्रेनिंग दी गई है और जो उनका ट्रेनिंग का काम था, जो फील्ड में जाकर जिनको ट्रेनिंग करनी है उन्हें 25 माह तक पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया गया है। और जो अगला चरण चालू होगा ये 7 मई से लोग गणना करेंगे, लेकिन उसके बाद 21 मई तक का ये टाइम है गणना का। और 22 मई से जो ये गणना कर्मचारी है प्रगणक जिनको कहा जा रहा है, ये प्रगणक जाएंगे जो कि प्रशिक्षित है, जिनको किया गया है। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े ज्यादातर लोग हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये लोग जाएंगे लोगों के घरों में और जाकर उनकी गणना करेंगे कि लोग घर में कितने लोग रह रहे हैं, एक घर में कितने परिवार है, कितने चूल्हे जल रहे हैं और साथ ही साथ जो घर में रह रहे हैं उनके घर के अंदर की सुविधाएं क्या क्या है। इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं वो 34 अलग अलग प्रश्न बनाए गए हैं, बिंदुवार जिनका जवाब लोगों को देना होगा और उसके बाद ये जनगणना का काम पूरा हो सकेगा। तो जो जनगणना के निदेशक हैं शीतल वर्मा, उन्होंने अपील की है जनता से कि ये भीषण गर्मी का समय है और ऐसे में जब जनगणना के जो कर्मचारी हैं प्रगणक हैं वो जब उनके घरों पर जाए तो वो उन्हें जानकारी उपलब्ध कराए जिससे कि ये काम पूरा हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की कि तमाम लोग ऐसे हैं जो जनगणना के लिए जब कर्मचारी जाते हैं तो उनको जानकारी देने से कतराते हैं। उनके लोगों की अपील है तो वो जानकारी साझा करें, उनको दें जिससे काम पूरा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया। ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जनगणना 2027 को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा गया कि कैसे की गई और तमाम जो जानकारियां हैं इस जनगणना को लेकर वो साझा की गई है। और बताना चाहेंगे कि अधिकारियों के मुताबिक प्रक्रिया को पारदर्शिता और तकनीक के मानकों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी जनगणना में आधुनिक डिजिटल प्रणाली का जो उपयोग है वो किया जाएगा और लोगों से अपील की जा रही है कि इस जनगणना में पूरा सहयोग करें। जो भी कर्मचारी आपके घर जाते हैं जनगणना के लिए, उनका पूरा सहयोग करें और जो सही डेटा है वो उनको उपलब्ध कराएं।
तो निदेशक जनगणना की शीतल वर्मा ने आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो जानकारियां हैं वो साझा की हैं और ऐसे के साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि पहले चरण में 7 मई से 21 मई तक मकानों का सूचीकरण जो है वो किया जाएगा। दूसरे चरण के जनगणना की बात करें तो 22 मई से 20 जून तक मकानों की विस्तृत जनगणना की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी बताया गया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है और राज्य के सभी जिलों में जनगणना से जुड़ा प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर देखी जा रही है। जनगणना के लिए 34 अहम सवालों की फहरिस्त जनगणना विभाग ने जारी की है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए वो 34 सवालों की फहरिस्त जो पूछे गए हैं, जनगणना के लिए जो सवाल पूछे गए हैं अब वो आपको बताते हैं। सबसे पहले पहचान और मकान से जुड़े जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं और जो सबसे पहला सवाल है वो है लेन नंबर, यानी कि आपकी सूची में ये घर किस नंबर पर है इसकी जानकारी आपको देनी होगी। जो भी कार्यकर्ता आपके घर आएगा जनगणना से जुड़ा हुआ वो सबसे पहले ये डेटा लेगा कि आपका जो घर है वो किस गली में है। तो सीधे सीधे देखिए इसको लेन नंबर कहा जाता है, यानी कि आपका जो घर है वो किस सूची में है, किस गली नंबर पर है। सबसे जरूरी अगर बात करें तो देखिए दूसरे नंबर पर जो सवाल रहेगा वो है भवन नंबर, यानी कि आपका हाउस नंबर, आपके घर का जो नंबर क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि जो भी कार्यकर्ता जनगणना से जुड़ा आपके घर पर आएगा वो ये पूछेगा कि जो आपका हाउस नंबर है, यानी कि जो आपके मकान की संख्या है वो कितनी है और वो नंबर आपको बताना पड़ेगा। जो तीसरा सवाल रहेगा देखिए वो है जनगणना मकान नंबर, यानी कि जनगणना वाले द्वारा ये जो घर का नंबर है वो क्या दर्ज किया गया है ये जानकारी आपको बतानी पड़ेगी और सही डेटा आपको उनको देना पड़ेगा। सवाल है कि फर्श की सामग्री, यानी कि आपके घर का फर्श किस चीज से बना हुआ है, ये जानकारी आपको बतानी पड़ेगी कि जो आपके घर की फर्श है वो सीमेंट से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, टाइल्स आपके फर्श पर लगे हैं या फिर नहीं लगे हैं। आपको ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो बतानी पड़ेगी और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि दीवार की सामग्री क्या है, यानी कि जो आपका घर बना हुआ है जो उसमें दीवार है उसमें कौन कौन सी सामग्री जो है वो लगी हुई है, यानी कि दीवार किसकी बनी है, ईंट की बनी है, लकड़ी की बनी है या फिर जो आपके घर की दीवार है वो मिट्टी की बनी है। आपको ये भी डेटा बताना पड़ेगा और सवाल ये भी रहेगा कि आपके घर की छत की सामग्री क्या है, यानी कि आपके जो घर की दीवार है उसकी सामग्री आपको बतानी पड़ेगी। इससे पहले आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आपके घर की फर्श बनी हुई है उसमें कौन कौन सी सामग्री लगी हुई है और साथ ही आपको ये भी डेटा देना पड़ेगा कि जो आपके घर की छत है उसकी सामग्री क्या, उसमें कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया गया है, किससे बनी हुई है। यानी कि आप बता सकते हैं अगर आपके घर की छत कंक्रीट से बनी है तो वो आपको बताना पड़ेगा, या फिर आपके घर की जो छत है वो टीन शेड उसमें है तो वो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, या फिर आपका जो घर है उसकी छत नहीं है उसमें घास पड़ी हुई है, या फिर आपने जिस तरीके से अपने घर की छत बनाई है वो जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। आपको जो सही डेटा है वो देना पड़ेगा। फिर सवाल ये भी रहेगा कि मकान का उपयोग क्या है, तो ये घर रहने के लिए है या फिर दुकान के लिए है, ऑफिस भी है क्या इसमें, यानी कि जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो पूछी जा रही है। यानी कि ये जो सवाल आपका रहेगा कि मकान का उपयोग किस लिए है, यानी कि जो आपका घर है उसमें आप रह रहे हैं या फिर आपने अपना घर किराए पर दे रखा है, या फिर जो आपका मकान है वो आपने दुकानदार को किसी दे रखा है, या फिर उस घर में कोई ऑफिस खुला है, तो ये भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। साथ ही एक सवाल ये भी इस जनगणना में रहेगा कि मकान की स्थिति क्या है, यानी कि घर में लोग रहते हैं या मकान खाली है, तो ये भी आपको जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी। फिर देखिए सवाल आते हैं परिवार से जुड़े हुए, उसमें सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि परिवार की संख्या क्या है, यानी कि इस घर में कितने परिवार रहते हैं, अलग अलग परिवार रहता है, एक परिवार रहता है, ये भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी जो भी जनगणना से जुड़ा कर्मचारी आपके घर पर आएगा। फिर इसी से जुड़ा एक सवाल ये रहेगा कि आपके परिवार में कुल व्यक्ति कितने हैं, यानी कि कुल कितने लोग आपके घर में रहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की काउंटिंग्स यानी कि आपको बतानी पड़ेगी कि कितने लोग जो हैं वो आपके घर में रहते हैं।
फिर परिवार से जुड़ा ही एक प्रश्न ये भी रहेगा कि मुखिया का नाम क्या है, यानी कि परिवार में आपके मुखिया कौन है, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। फिर देखिए एक सवाल रहेगा इसी के आगे कि मुखिया का लिंग कौन सा, यानी कि मुखिया पुरुष है या फिर महिला है, ये भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके घर का मुखिया कोई पुरुष है तो आपको पुरुष बताना पड़ेगा, आपके घर का मुखिया कोई महिला है तो आपको महिला बतानी पड़ेगी। उसके बाद सवाल ये रहेगा कि मुखिया की स्थिति क्या है, यानी कि देखिए मुखिया काम करता है या फिर मुखिया काम नहीं करता है, बुजुर्ग है इसलिए वो काम नहीं करता है, तो ये जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। देखिए उसके बाद फिर परिवार से जुड़ा एक और सवाल सामने आता है और वो सवाल है कि विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि घर में कितने शादीशुदा जोड़े आपके रहते हैं। जितने भी शादीशुदा जोड़े रहेंगे आपको उनकी संख्या जो है वो बतानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए बारी आती है घर की सुविधाओं से जुड़ी हुई। उसमें जो सवाल सबसे पहला रहेगा वो ये रहेगा कि मकान का स्वामित्व क्या है, यानी कि घर आपका अपना है या फिर आप किराए पर रह रहे हैं, ये भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। घर किसके नाम है ये भी बताना आपको पड़ेगा, यानी कि आप जो मकान में रह रहे हैं वो आप किराएदार हैं उस मकान में या फिर कि आप उस मकान के मुखिया हैं, घर किसके नाम है, ये सारी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। फिर बारी आती है कमरों की संख्या की। जी हाँ, यानी कि आपके घर में कितने कुल कमरे हैं उनकी संख्या आपको बतानी पड़ेगी कि आपके घर में एक कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। इस तरीके से आपके घर में जितने भी कमरे होंगे आप उनको गिनिए और जो भी जनगणना से जुड़ा जो कर्मचारी आपके घर पर आएगा ये डेटा लेने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके घर में कुल कितने कमरे हैं। फिर सवाल रहेगा कि पेयजल का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, यानी कि जो आप अपने घर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी आखिर कहाँ से आता है, नल से आता है या फिर आपके घर में नल नहीं है, आप हैंडपंप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कोई और साधन से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो भी जानकारी बतानी पड़ेगी। यानी कि जो आप पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके घर में नल से आ रहा है या फिर कि उसका जो सोर्स है वो कुछ और है, ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी आपको। फिर सवाल रहेगा कि पेयजल की उपलब्धता, यानी कि पानी हमेशा मिलता है या फिर कभी कभी आपके घर पर पानी आता है, या फिर देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि पेयजल की उपलब्धता यानी कि पानी आपको हमेशा मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है, या फिर कि पानी मिलने का कोई समय है, कुछ घंटों के लिए आपके घर पे पानी आता है, पूरे दिन आपको पानी मिलता है, ये भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। पानी के बाद फिर बात आती है बिजली की, यानी कि प्रकाश की। उसके बाद देखिए प्रकाश का स्रोत क्या है आपके घर का, यानी कि रोशनी के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से जो बिजली है आपके घर तक पहुंच रही है, आप सीधे बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, ये भी छोटी छोटी जानकारियां आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद सवाल रहेगा आपके घर में शौचालय है या फिर कि नहीं है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो भी जनगणना से जुड़ा कर्मचारी आपके घर आएगा ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि आपके घर में शौचालय है या फिर नहीं है। अगर आपके घर में शौचालय है तो आप उसे बताइए, अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो उसकी भी जानकारी आप दीजिए, यानी कि क्या घर में टॉयलेट है या फिर नहीं है, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। फिर सवाल देखिए ये भी है कि शौचालय अगर है तो वो किस प्रकार का है, फ्लश वाला है या फिर साधारण टॉयलेट आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर सीधी भाषा में हम बात करें तो आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेस्टर्न टॉयलेट का आप इस्तेमाल करते हैं, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। फिर देखिए अपशिष्ट जल निकासी, यानी कि गंदा पानी कहाँ जाता है, आपको ये भी सवाल रखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, उस फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि आपके घर का जो भी वेस्टेज वाटर है यानी कि गंदा पानी है वो कहाँ जाता है, नाली में जाता है या फिर नाली नहीं है आपके घर में, वो खुले में बहता है, आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी।
फिर देखिए एक सवाल ये भी रहेगा कि आपके घर में जो स्नान करने की सुविधा है, यानी कि आपके घर में नहाने की सुविधा है, इसको लेकर भी आपसे सवाल किया जाएगा इस जनगणना में। क्या घर में नहाने की कोई जगह है? अगर है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके घर में बाथरूम नहीं बना है, आपके पास नहाने की कोई भी जगह नहीं है, तो वो भी आपको उस फॉर्म में भरवाना पड़ेगा। फिर देखिए सवाल आता है उसके बाद रसोई से जुड़ा हुआ, खाना बनाने के लिए अलग किचन है या फिर कि नहीं है। देखिए ये बहुत ही जरूरी सवाल है, ये लोग नहीं समझ पाते क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक कमरे में ही खाना बनाते हैं, अलग से कोई रसोई घर यानी कि जो किचन है उनके घर में नहीं बना है। तो ये भी आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आपके घर में अलग से किचन नहीं बना है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप उसी कमरे में जहां पर सोते हैं, बैठते हैं, उसी कमरे में कोने में खाना बनाते हैं, तो ये भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि खाना बनाने के लिए आपके घर में कोई अलग किचन है, कोई व्यवस्था है या फिर कि नहीं है। फिर देखिए एक सवाल जुड़ा होगा आपके जीवन स्तर और साधन से जुड़ा हुआ, यानी कि उसमें देखिए जो सबसे पहला सवाल है वो ये रहेगा कि खाना पकाने का ईंधन क्या है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। इसका मतलब यह है कि आप गैस पे खाना बनाते हैं, आप लकड़ी पर खाना बनाते हैं या फिर आप उपलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कुछ लोग कंडे भी कहते हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके घर में खाना किस तरीके से बनता है, यानी कि आप गैस इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में गैस सिलेंडर की सुविधा है। अगर गैस सिलेंडर की सुविधा नहीं है तो आप खाना दूसरे किस सोर्स से बनाते हैं, क्या आप लकड़ी से खाना बनाते हैं या फिर कि आप उपले यानी कि कंडों से खाना बनाते हैं, आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी। फिर देखिए एक सवाल ये भी जुड़ा है रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ। इसमें यह है कि क्या घर में रेडियो है आपके या फिर कि नहीं है। अगर आपके घर में रेडियो है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में कोई रेडियो डिवाइस है। अगर नहीं है तो वो भी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। और सिर्फ रेडियो ही नहीं बल्कि टेलीविजन यानी कि टीवी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा उस फॉर्म में। जो भी जनगणना करने के लिए व्यक्ति आपके घर में आएगा वो ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि रेडियो के अलावा आपके घर में क्या टेलीविजन यानी कि टीवी है या फिर कि टीवी नहीं है। अगर आपके घर में टीवी है, आप टीवी देखते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके घर में टीवी है, आप टीवी देखते हैं। अगर नहीं है तो आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आपके घर में टेलीविजन नहीं है। देखिए अभी हमने बात की रेडियो की, फिर हमने बात की टेलीविजन की और अब बात करेंगे इंटरनेट की। जी हाँ, आपके घर में इंटरनेट की पहुंच है या फिर कि इंटरनेट की पहुंच नहीं है, आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी। जो भी जनगणना करने के लिए व्यक्ति पहुंचेगा आपके घर, वो आपसे ये सवाल करेगा कि आपके घर में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है या फिर कि आपके घर तक इंटरनेट अभी नहीं पहुंचा है। तो अगर इंटरनेट पहुंच भी गया है तो क्या आपके घर में इंटरनेट चलता है या फिर नहीं चलता है, आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी। तो हमने रेडियो की बात की, हमने टेलीविजन की बात की, हमने इंटरनेट की बात की और बात अब करेंगे कंप्यूटर और लैपटॉप की। जी हाँ, जो भी जनगणना करने व्यक्ति आएगा वो ये भी पूछेगा कि आपके घर में क्या कंप्यूटर या फिर कि लैपटॉप है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो आप उसको बताइए कि हाँ मेरे घर में कंप्यूटर है या फिर मैं लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ। अगर नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे घर में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है। तो बात कंप्यूटर और लैपटॉप तक सीमित नहीं है, अब बात मोबाइल और स्मार्टफोन की भी है। जी हाँ, लैपटॉप के साथ साथ आपसे ये भी सवाल किया जाएगा कि आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। अगर आप चलाते हैं स्मार्टफोन, मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो आप उसे बताइए कि बिल्कुल मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर आपके घर में मोबाइल फोन नहीं है, आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां आपसे पूछी जाएंगी, बहुत छोटे छोटे से सवाल होंगे, लेकिन आपको उसका सीधा जवाब देना पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा। आप इसी तरीके से सहयोग कर पाएंगे। वाहन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका साधन है, यानी कि आपके पास अगर साइकिल है, बाइक है या फिर कार है या फिर कोई और आपके पास व्हीकल है, तो आपको
वो भी बताना पड़ेगा। जो भी जनगणना करने के लिए व्यक्ति आपके घर पहुंचेगा, आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपके घर में कौन सा वाहन है। यानी कि अगर आपके पास साइकिल है और बाकी कोई वाहन नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ साइकिल है, बाकी कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर नहीं है। लेकिन आपके पास अगर 2 व्हीलर है तो आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आपके पास सिर्फ 2 व्हीलर है, साइकिल नहीं है या फिर कार नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है और साइकिल सब कुछ है तो आपको ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। तो आपके पास जितने भी व्हीकल्स होंगे आपको ये बताना पड़ेगा। फिर बात आती है घर में मुख्य अनाज की। जी हाँ, आप कौन सा अनाज इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, यानी कि आप ज्यादा कौन सा अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर कि दाल खाते हैं। इस तरीके से आपसे ये भी सवाल देखिए पूछा जाएगा कि आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है। अगर आप सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं या फिर सबसे ज्यादा चावल खाते हैं या फिर कि आप सबसे ज्यादा दाल खाते हैं तो आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी कि आपके घर में जो अनाज आ रहा है वो कौन सा अनाज आ रहा है। या फिर गेहूं चावल के अलावा भी अगर आप कोई और अनाज खाते हैं तो वो भी जानकारियां आपको देनी पड़ेंगी। फिर बात आती है संपर्क यानी कि कांटेक्ट की। मोबाइल नंबर जो सबसे जरूरी है। देखिए, आपका मोबाइल नंबर क्या है, यानी कि आपका जो भी फोन नंबर है वो आपको बताना पड़ेगा, सही बताना पड़ेगा कि आपके मोबाइल का नंबर आखिर क्या है। तो देखिए, ये एक लिस्ट है, ये एक फॉर्म है जिसमें तमाम तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपके घर से जुड़े सवाल रहेंगे, आपके व्यक्तिगत सवाल वो रहेंगे, आपका घर कैसा है, आपकी घर की फर्श कैसी है, आपकी घर की छत कैसी है, आपके घर की दीवारें कैसी हैं। ये छोटे छोटे सवाल, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, किन चीजों से मिलकर वो बनी है, आपको ये बताना पड़ेगा। आपके घर में किचन है या फिर नहीं है, आपके घर में कितने रूम्स हैं, कितने कमरे हैं, आपको ये भी बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके घर में किचन है कि नहीं है, बाथरूम है कि नहीं है, आपके घर में कौन सा टॉयलेट इस्तेमाल किया जाता है, ये तक आपको बताना पड़ेगा। और देखिए, आप खाने में कौन सा अनाज खाते हैं सबसे ज्यादा, चावल, गेहूं, दाल, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही देखिए, आपसे ये भी सवाल पूछे जाएंगे, आपके घर में रेडियो है, टेलीविजन है या फिर स्मार्टफोन है। आपको ये तीनों चीजें बहुत ही डिटेलिंग में देखिए बतानी पड़ेगी। आपसे ये भी पूछा जाएगा, क्या आपके घर तक इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है, नहीं है। अगर सेवा उपलब्ध है तो आप इंटरनेट चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, आपको ये भी जानकारी बतानी पड़ेगी। तो देखिए, जनगणना जो होने वाली है 2027 में वो बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है कि आधुनिकीकरण से जुड़ी है। और साथ ही अगर बात की जाए तो देखिए, इसमें बहुत से छोटे छोटे सवाल इस बार पूछे गए हैं। ये जानकारी आपको बताना भी बहुत जरूरी है। आपका सहयोग भी बहुत मैटर करता है इस पे कि आप किस तरीके से, जो भी व्यक्ति जनगणना से जुड़ा हुआ आपके घर आता है, आप कैसे उसके साथ सहयोग करते हैं। कुल मिलाकर देखिए, जनगणना के दौरान जुटाई जाने वाली ये जो जानकारियां हैं वो केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी जरूरतों की असली तस्वीर जो है वो पेश करती है। हर घर से ली गई छोटी छोटी जानकारियां मिलकर एक बड़ा डेटा तैयार करती है, जिसके आधार पर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, बिजली और रोजगार जैसी जरूरी सुविधाओं की योजनाएं बनाती है। और ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हर नागरिक जनगणना के इस महत्वपूर्ण कार्य में पूरी ईमानदारी और सहयोग के साथ भाग ले। आपकी दी गई सही जानकारी ना सिर्फ आपकी पहचान को दर्ज करती है, बल्कि देश के भविष्य को बेहतर बनाने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाती है। भैया बढ़ेंगे आगे की खबरों की ओर। हीर रांझा लैला मजनू, शीरी फरहाद ने क्या ही किया होगा जो यूपी के चतुर्थ कर्मचारी ने इश्क में कर डाला। अपने इश्क में पड़ी लैलाओं को शौक को पूरा करने के लिए सरकारी मुलाजिम ने सरकार का भट्टा बैठालने की कसम खा ली थी। आखिर पीलीभीत के इश्क के पीछे की क्या कहानी का क्या ट्विस्ट है, देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी है एक ऐसे चतुर श्रेणी कर्मचारी की जिसने सरकारी सिस्टम की कमजोरियों को अपनी तिजोरी की चाबी बना लिया।
जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में तैनात इल्हाम को ट्रेजरी ऑफिस की बारीकियों का इतना ज्ञान था कि उसने फर्जी बेनिफिशियरी आईडी की ऐसी झड़ी लगाई कि असली हकदार देखते रह गए और 53 खातों में सरकारी पैसा बरसने लगा। 98 ट्रांजैक्शन और देखते ही देखते 8 करोड़ रुपए सरकारी खाते से निकलकर इल्हाम के इश्क की भेंट चढ़ गए। पुलिस ने करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि को बैंक खातों में फ्रीज करा दिया है। देखिए, दिनांक 13 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें डीआईओएस ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमशी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए आज दिनांक 1 मई को 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सातों अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफ़र की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सबकी गहन पूछताछ की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इल्हाम का फंडा साफ था, सरकारी पैसा मेरा मजा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये महाशय अपनी प्रेमिकाओं और अपनी 3 पत्नियों को खुश करने के लिए और उन्हें महंगे गिफ्ट्स और फ्लैट्स बांट रहे थे। यानी सरकार का पैसा और मजा इनकी प्रेमिकाएं लूट रही थी। शायद इन्हें लगा था कि सरकारी खजाना इनके ससुर की जागीर है। ट्रेजरी ऑफिस सोता रहा और ये चपरासी अपनी प्रेम की नैया को करोड़ों के चप्पू से चलाता रहा। अब जब खेल खत्म हुआ तो साहब सलाखों के पीछे अपनी आशिकी का हिसाब दे रहे हैं। तो भाई साहब, सबक ये कि इश्क कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अपनी जेब देखकर, क्योंकि जब सरकारी पैसों से लैला को फ्लैट दिलाया जाता है तो अंत में मजनू को जेल की रोटी ही खानी पड़ती है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। वहीं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का हंटर चल चुका है। जी हां, बीते कल से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो चुका है। इजाफा भी कोई मामूली नहीं बल्कि सीधे 993 रुपए का बोझ उन लोगों पर पड़ा जो पहले से ही सिलेंडर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और ऐसे में यूपी की राजधानी लखनऊ में खाने पीने की दुकानों का क्या हाल है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा कॉमर्शियल और छोटे सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर जो व्यापारी हैं, जो खाने पीने के सामान का व्यापार करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, उन पर क्या असर पड़ा है, उनका क्या कहना है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, जो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सिलेंडर के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई और इसका आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, क्या कहेंगे। देखिए, जो सरकार ने मतलब सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर पे 993 रुपये बढ़ा दिए हैं, ये पूरे इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबा है, व्यापारियों के ऊपर कड़ा तमाचा है। आप खुद सोचिए कि मतलब कहते हैं जब सिलेंडर के दाम मतलब बढ़ गए तो मतलब छोटी दुकानें, वो मतलब जैसे 10-90 चौराहे पे चटोरी वाली गली थी, उसमें अधिकांश दुकानें मतलब बंद हो गई। तो यहाँ पे ये जो दुकानदार थे, भाई साहब का ये कहना है कि जो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसका जो महंगाई का असर वो सीधा इनके ऊपर पड़ रहा है। अभी ने क्योंकि अपने खाने पीने के सामानों का रेट नहीं बढ़ाया है। यहाँ पे और भी दुकानें हैं, हम वहाँ भी चलेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो दुकानदार हैं, जो खाने आए हैं, यहाँ पे सामान जो आए हैं कस्टमर खाना खाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे है कि ये यहाँ पे कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भट्टी जलाई जा रही है और कोयले से खाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये दूसरी भी दुकान है जहाँ पर कि ये ढाबा है, रेस्टोरेंट है और यहाँ पर सिलेंडर की जगह भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये छोले भटूरे, छोले कुलचे, हलवा, ये सब यहाँ पे बनाया जा रहा है, कस्टमर को दिया जा रहा है। देखिए, और ये अंदर यहाँ पे जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर ये बताइए कि जो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है उससे किस तरह से निपटेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर जो इतना दाम बढ़ा है। सर पहली बात तो है कि हमको गैस सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, हम तो कोयले का वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं और रेट बढ़ने का कोई वो है ही नहीं, मात्र भी नहीं, क्योंकि हमें जब सिलेंडर मिलेगा ही नहीं तो हम यूज क्या करेंगे। यानी सिलेंडर आपको अभी मिल नहीं रहा? मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल। अच्छा, जो रेट बढ़ा है उस पर क्या कहेंगे? तो सर अब रेट तो ये पीछे की ऐसे चल रहा है जैसे युद्ध के कारण ही रेट बढ़ रहे हैं, ये तो हर कंट्री का यही हाल है। तो ये जो 900 से दाम बढ़ाया गया है, 900 से ज़्यादा बढ़ा है,
कॉमर्शियल सिलेंडर पे खास तौर से, तो इसका जो असर है वो उपभोक्ताओं पे पड़ेगा, जो आपके यहाँ कस्टमर्स आते हैं, या ये जो दुकानदार हैं उनको झेलना पड़ेगा? सर ये तो सबको झेलना पड़ेगा मिलके, दुकानदार भी झेलेगा और कस्टमर भी झेलेगा। इसमें तो सबको परेशानी है इसमें तो ये भाई साहब के जिनका ये साफ कहना है कि जो दाम बढ़ा है उससे उन्हें दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जो खाना खाने आए हैं कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा है उससे खाने पीने के सामान के भी दाम बढ़ेंगे। वैसे क्या कहेंगे आप इसको, जो रेट अभी बढ़ा है कॉमर्शियल सिलेंडर का? सर इसमें हम लोग के रेट बढ़ने से थोड़ा सा खाने पीने में भी जेब पे भी सर बजट बढ़ रहा है थोड़ा सा, उससे ये असुविधा हो रही है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि सर हम लोग का रेट वगैरह सर थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेन रहे सर, उसमें ज़्यादा रेट में बढ़ोतरी ना हो सर उसमें। तो चाहे दुकानदार हों या जो ग्राहक यहाँ पे खाने पीने का सामान लेने के लिए आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन सभी का ये कहना है कि जो सिलेंडर के दामों में इस तरह से बढ़ोतरी की गई उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो दाम बढ़ा है इसका असर सीधा उपभोक्ता पे जाएगा। क्योंकि जब दुकान जो रेट बढ़ाते, जो दुकानदार हैं उनकी भी मजबूरी है कि वो अपने खाने पीने के सामानों का रेट बढ़ाएंगे, और वो रेट बढ़ेगा तो जो आम आदमी है वो इससे परेशान होगा। और इसीलिए लोगों की अपील है सरकार से कि कुछ ऐसा करे जिससे कि महंगाई का दंश वो कम झेलें। कैमरामैन उसामा के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। में हुए हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर रूह कांप गई, मन विचलित हो गया और आंखें नम हो गई। सवाल जहन में सिर्फ एक गूंज रहा है कि आखिर लाइफ जैकेट लोगों ने क्यों नहीं पहन रखी थी। आखिर इतना लचर प्रशासन कैसे हो गया कि ये नाव और क्रूज चलाने वाले इतने मनबड़ हो गए। ना तो उन्होंने सरकार का डर है और ना ही प्रशासन का कोई भी खौफ। अगर होता तो कई जिंदगियां बच सकती थी। 9 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं और लगातार लोगों को तलाशा जारी है, लेकिन नतीजा सिफर। एक तस्वीर जिसने सबको रुला दिया, जिसने ये फिर से दिखा दिया कि मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं। अब आज उन दोनों मां बेटे का अंतिम संस्कार कराया गया। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी, लोग मायूस थे और चेहरे खामोश। कई सवाल जो जिंदा हैं, कई आरोप हैं जो अभी भी जिंदा हैं कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। तो ये तस्वीरें, जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो अपने आंसू रोक नहीं सका। ये हृदय विदारक जो घटना घटित हुई, ये जो तस्वीरें सामने आई, उसने सबकी आंखें नम कर दी। जबलपुर में ये जो क्रूज हादसा हुआ, तमाम तरह के सवाल ये खड़ा कर रहा है। प्रशासन से सवाल है, सिस्टम से सवाल है, सरकार से सवाल है कि हर बार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कई जिंदगियों की जान ले लेती है और उसके बाद सवाल कुछ नहीं बचता। इससे पहले क्योंकि देखा गया कि अभी कुछ ही समय पहले वृंदावन में भी कुछ ऐसे ही घटना देखने को मिली थी, जहां पर नाव पलटने से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों की उसमें जाने चली गई। वहां पर भी लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। और जबलपुर में जो ये घटना हुई उसमें भी ये देखा गया कि लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी और नतीजा क्या निकला, लोगों की मौत हो गई। जबलपुर की घटना के बाद कुंभकर्णीय नींद सो रहे प्रशासन की आंखें अब खुलती दिखाई दे रही हैं। हमेशा की तरह इस बार भी घटना के बाद प्रशासन जागा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तस्वीरें सामने आई, जहां देख सकते हैं कि जबलपुर की घटना के बाद प्रशासन कैसे जागा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब घटना के बाद हो रहा है। वाराणसी जल पुलिस और जो घाट के विभिन्न थाने हैं उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। पूर्व में भी की जा रही थी, जिसमें नाविकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि जो नाव पर श्रद्धालु बैठे हैं सभी को लाइफ जैकेट पहनाएं, प्रॉपर तरीके से पहनाएं, साथ साथ में ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ साथ में श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया जाता है कि वे भी लाइफ जैकेट पहनें। कई बार ये देखा गया है कि लोग सिर्फ लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और प्रॉपर तरीके से बक्कल वगैरह नहीं बांधते हैं या कुछ दूर जाने के बाद उतार देते हैं। तो लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और सेंसिटाइज भी किया जा रहा है। लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद जिन नाविकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, श्रद्धालुओं को जैकेट नहीं पहनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कल भी सघन चेकिंग की गई है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा नावों को सीज किया गया है और FIR भी पंजीकृत कराई गई है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ साथ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गहराई में ना जाएं या डूबने से जो उनके साथ घटना होती है वो ना हो, इसके लिए बैरिकेटिंग भी की जा रही है। लगभग 18 से 19 घाट जहाँ पे श्रद्धालु नहाते हैं और पूर्व में घटनाएं हुई हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है। साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं कि कहाँ तक उनको जाना है। तो लगातार कई सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें एक अच्छी अनुभूति प्राप्त। वहीं अंबेडकर नगर में एक मां पर अपने 4 बच्चों की ईंट से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। वारदात के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। बिस्तर पर खून से लथपथ बच्चों का शव मिला। मौके पर बच्चों की मां नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक महिला का पति 1.5 साल से सऊदी में रहता है, तब से वो घर नहीं आया। उन्होंने आशंका जताई है कि इसी वजह से महिला तनाव में थी, जिसके चलते उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस को संदेह है कि महिला ने बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या की और बालकनी से कूदकर वो फरार हो गई। घटना दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। अकबरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मीरानपुर मोहल्ले में नियाज की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। नियाज 1.5 साल से सऊदी में रह रहा है, तब से वो एक बार भी अपने घर नहीं आया। शनिवार की दोपहर 3 बजे घर के अंदर चारों बच्चों का शव मिला। उनकी खून से लथपथ लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मौके पर बच्चों की मां गायब मिली। परिजनों ने बताया कि बच्चों के पिता नियाज कई सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। नियाज ने वहां दूसरी शादी कर ली थी। आशंका है कि इसी बात को लेकर बच्चों की मां मानसिक तनाव में थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि मां ने ही ईंट से वार कर अपने बच्चों की हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद वो बालकनी से कूदकर फरार हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शवों को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फरार महिला की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। थाना अकबरपुर में मुरादाबाद मोहल्ला पड़ता है। वहाँ पे कोई महिला है जिसने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके वो मौके से भाग गई है। तो तुरंत पुलिस मौके पे आई। मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जो जिसने हम लोगों को यह सूचना दी उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गासिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौरी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है। इसमें विधिक कार्य। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों से विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान सीएम ने बिजली, पेयजल, वनाग्नि की घटनाओं के साथ साथ सड़क संबंधी समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रस्तावों पर 15 जून तक शासनादेश जारी किए जाए और विकास कार्यों में गुणवत्ता भी बनाई जाए। सभी का सीधे सीधे लाभ दिया जाए। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको यथा समय पर पूरा किया जाए। उसके लिए टाइम बाउंड बनाया है। सभी अधिकारी एक दूसरे विभागों का आपस में समन्वय करके सभी कामों को निस्तारित करें और जिनके यहाँ से शासनादेश होने हैं उनके तत्काल शासनादेश हों। आज जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। हमारे शासन के सभी अधिकारी थे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों, माननीय विधायकगणों ने